सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की गैर कानूनी महायुति सरकार का धोखा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनाई गई और इसका समर्थन खुद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उनकी रैलीज भी महाराष्ट्र में बहुत हो रही है। और वो कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो देश के लिए उन्होंने एक गलत तरीके से अपना विचार रख के लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, शायद कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा भड़काने का काम नहीं किया होगा। मैं भी 53 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, एमएलए बन के और एमपी राज्यसभा बन के मेरे भी 53 साल हो गए। ऑफ कोर्स हमारे शरद पवार साहब हमसे भी 5 साल आगे हैं, क्योंकि वो पहले से ही राजकारण में आए और उन्होंने अपनी ताकत भी रखी महाराष्ट्र में। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जी भी जब आए तब से वो भी पॉलिटिक्स में टिक के रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि ये जो विश्वासघात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। ऊपर से अन्याय ये हुआ है कि जो असली दल है उनसे उनका पार्टी सिंबल छीनकर भाजपा को समर्थन करने वाले दलों को दिया गया। यानी आप बोलेंगे तो ये कोर्ट का फैसला है, सीईसी का फैसला है। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ और इस लड़ाई में जनता जीतेगी और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के तहत नहीं चलते। मैं सुना यहाँ पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी 2 साल से नहीं हुए। यही डेमोक्रेसी है मोदी जी की। तो ऐसे कई चीज उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह ये काम किए हैं और उनकी तोड़फोड़ नीति सिर्फ महाराष्ट्र तक की नहीं, पहले उसका वार हुआ कर्नाटक पर, उससे पहले वार हुआ मणिपुर में, गोवा में और हमारे मध्य प्रदेश में, हर जगह। वो गुजरात में भी वैसा ही कर दिए। हालांकि उनको हमको बहुत मार्जिनल फर्क था, लेकिन वहाँ भी तोड़फोड़ करके अपना काम उन्होंने कर लिया। तो ये उनकी एक नीति है, तो उसके खिलाफ हम लोग गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूत है। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है और जनता खुद बोल रही है। इस बार
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जीरो पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं, लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। और दूसरी चीज ये है कि हमने चंद गारंटीज दिए हैं, जैसा कि हम कर्नाटक में दिए थे, हिमाचल में दिए थे, अपने तेलंगाना में दिए थे, वैसा ही ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में दिखाया है कि वो खास करके नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों के जो जगह खाली है वो भर्ती करने का, पहली नौकरी पक्की करने का, और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा देने का, मनरेगा के तर्ज पर सिटी में, अर्बन एरियाज में भी लोगों को काम देने का, और जो खास करके अपने युवाओं को जहां काम नहीं है उनको वहां पर हम ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए सालाना उनको स्टाइफंड देके हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो महिला महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे जो मुखिया घर की होती है, सॉरी 1 लाख रुपए। तो उसी तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम देंगे, छात्रों का स्टूडेंट लोन भी माफ करेंगे, किसानों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र पे, ट्रैक्टर पे, जो भी किसानों के इक्विपमेंट्स है उस पे हम जीएसटी पूरा हटा देंगे, फर्टिलाइज़र पे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, ये तो आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ रिजर्व बैंक भी यही है, सब कुछ यहाँ से निकलता है, लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसे शहर को भी उन्होंने निगलेक्ट किया। और बड़े बड़े जो भी है, मैं समझता हूँ एक बुलेट ट्रेन एक आया होगा, आया क्या? चाललंय पण ते लवकर येणार नाही ते, कारण 10 वर्ष झालंय, पहिल्या वर्षीच त्यांनी केला होता अनाउन्स, आता पण तो आता तिसरं काय चौथं काय त्याला काय मिळणार नाही। पण वो बुलेट ट्रेन की भी बात की है, वो भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब चीजें, तो इन्होंने जो कुछ कहा वो कर नहीं सके। और अगर हम गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारा लोग जीएसटी को बदलकर एक सरल सिंगल रेट वाला जीएसटी सबके लिए लागू किया जाएगा। वो फायदेमंद मुंबई को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा, और कंफ्यूजन कम होगा। ये हमारी जो मंशा है और ये जो हमने तैयार किया है लोगों के लिए, तो ये हम हमारे आगे आने वाले चुनाव के बाद लागू करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि खास करके आज गठबंधन के तरफ सभी लोग देख रहे हैं, और गठबंधन पार्टी के लोग इस बार अपनी सत्ता जमाएंगे, और बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। कल तो बहुत भाषण किए उन्होंने, और बहुत से गालियां भी अपोजिशन को उन्होंने दी। तो हर वक्त हमको देशद्रोही बनाते हैं, वो देशभक्त बनते हैं। और दूसरी एक है कि जो मोदी ने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 केजी राइस मैं फ्री 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ, तो हम उसको डबल करेंगे आने के बाद। और खासकर जो गरीब लोग, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था,
तो उसी वक्त उड़ीसा और दूसरे जगह जाने के बाद मैं देखा कि ये मिल के हम करेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी इसको लाएंगे और इस बार 5 के बजाय 10 केजी हम लोगों को देंगे। ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी एक्ट ने तो हमने लाया, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लाने के बाद मोदी जी ये कह रहे मैं फ्री दे रहा हूँ। अरे ये तो एक्ट है बनाया हुआ, इसको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ये जो असंवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी एक तरफ हो रहा है, जैसा कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, तो खूब दुरुपयोग कर रहे। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग मिलके इसको करना है। तो कम से कम इस बार हम लोगों को एक होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हमको जनता को फ़ायदा होगा और हम ये करके रहेंगे। और ये जो गलत तरीके से वो सबको धमका रहे, ईडी का, सीबीआई, उसका, ये धमकी अब आगे नहीं चलेगी जब गठबंधन की सरकार आएगी। और जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में और भी हमारे नेतागण बोलेंगे। बस मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है बाद में लूँगा हमारे नेता लोग बोलने के बाद। आदरणीय शरद पवार साहब। One issue was raised regarding Food Security Act. In fact, in 2004, under Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh, when we had taken responsibility to run the show, that time the food situation in the country was quite serious. In fact, as the then food minister, I had to import wheat and rice from some of the countries. That was the situation. But Dr. Manmohan Singh said today, we took a challenge. We had grown lesser prices essentially for communities. Then we have provided fertilizer, seed, and all other activities. And until this situation was changed, after 10 years, when we have handed power to the new people, India was the self-sufficient in food security. India became the largest producer, second largest producer of the wheat in the world. India becomes largest producer of rice in the world. That was the situation which in our regime ultimately resolved. And at that time only, this issue which was raised by Khalilji just now regarding Food Security Act that was introduced in the Parliament and that was unanimously passed. So whatever Mr. Modi might be saying today is that we have taken this major decision, that is not at all correct. This decision was taken by previous government and the food security situation has been substantially improved with the initiative from farming community and government. Thank you. आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब। तो आवाज हाँ येतो। माननीय खरगे साहेब, माननीय पवार साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित पत्रकार बांधवांनो, भगिनींनो, 4 जूनला आपल्या देशातलं जुमला पर्व संपतं आहे आणि 14 साली जे मोदीजी म्हणालेले त्या अच्छी दिनाची सुरुवात येत्या 4 जूनपासून होईल, कारण इंडिया आघाडीचं सरकार या देशामध्ये येते। जवळपास सर्व प्रचाराचे मुद्दे म्हणजे जनतेच्या जीवन मरणाचे प्रश्न, हे सगळे
अख्ख्या देशामध्ये चर्चिले गेलेले आहेत. हा मध्ये मध्ये येतोय, नाही येतो आवाज, नाही तर ठेवतो. 2-3 गोष्टी ज्या आहेत ज्याचा उल्लेख खरगे साहेब आपणही केला, पवार साहेब आपणही केला. एक तर शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग जो होतो आहे, म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, पूर्ण व्यक्तीला बदनाम करून टाकायचं, पक्षात घ्यायचं आणि त्याचा सन्मान करायचा. महत्त्वाचा मुद्दा जो मी माझ्या कालच्या भाषणात सुद्धा मांडला की महाराष्ट्राला हे बदनाम करतायत, महाराष्ट्राला लुटतायत आणि मुंबई हे देशाचं आर्थिक केंद्र हे त्यांना बघवत नाहीये. मुंबईची लूट करायची आणि सगळं काही गुजरातला घेऊन जायचं, ही मुंबई आणि महाराष्ट्राची लूट आपलं इंडिया आघाडीचं सरकार थांबवेल आणि परत एकदा महाराष्ट्राचं वैभव जेवढं होतं त्याच्यापेक्षाही अधिक कित्येक पटीने हे महाराष्ट्रात आम्ही परत आणू. सध्या एकूणच जो कारभार चाललेला आहे, असा कारभार जगात कुठेही नसेल. एका घटनाबाह्य सरकारच्या प्रचारासाठी आणि त्यांच्या उमेदवारांसाठी, गद्दारांच्या प्रचारासाठी देशात पंतप्रधान येत आहेत. असं कोणताही देश नसेल की घटनाबाह्य आहे. अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे मारलेले आहेत, तरी देखील अक्षरशः लाज सोडून प्रधानमंत्री महाराष्ट्रामध्ये येऊन घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना, घटनाबाह्य उपमुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन हे आपल्या हुकुमशाहीचा प्रचार करतायत. असा प्रकार कधीही कुठे घडलेला नव्हता. आणि मी जे काय म्हणतो की जे देतील साथ त्यांचा करू घात. 1-1.5 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डा हे म्हणाले होते की या देशामध्ये एकच पक्ष राहील. मी कालच माझ्या एका मुलाखतीत म्हटलंय की आम्हाला हे नकली सेना म्हणतात, उद्या RSSला सुद्धा हे नकली संघ म्हणतील. आणि योगायोग असेल, काही असेल, खरगे साहेब आजच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये नड्डा साहेबांची मुलाखत आलेली आहे, त्याच्यात त्यांनी म्हटलं की आता भाजपा हा स्वयंपूर्ण झालेला आहे, त्याला RSSची गरज नाही. म्हणजे आता पुढच्या वर्षीचं 100वं वर्ष म्हणजे 16वं वर्ष धोक्याचं म्हणतात, तसं संघाला 100वं वर्ष धोक्याचं होते की काय, कारण संघाला सुद्धा हे नष्ट करून टाकतील. आणि हेच एक कल्ली कारभार हा संपूर्ण देशामध्ये चालू ठेवतील. ही हुकुमशाहीची नांदी आहे. ज्यांनी आपल्याला राजकीय जन्म दिला त्याच पक्षाला, त्याच संघाला किंवा त्या संस्थेला संपवायला निघालेले आहेत. आणि त्याचकरता मी जे काल म्हटलं की यांना गद्दारांची घराणेशाही चालते पण प्रमोद महाजनांची चालत नाही, आमची चालत नाही, हा सगळा प्रकार हा घृणास्पद आहे. त्याच्यावरती मी वेळोवेळी बोललेलो आहे. आज सुद्धा आणखीन काही आपल्याला प्रश्न असतील तर आमच्या तिघांपैकी आपण कोणाला विचारा, आम्ही त्याच्याबद्दल उत्तर देऊ. एकच मिनिट, सॉरी, जो कालच्या सभेत मला बोलण्याचा एक मुद्दा होता की यांचा पैशाचा वाटप हा मोठ्या प्रमाणावरती चालण्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत. 50 खोके आता फुटलेले आहेत आणि सगळीकडे त्याचं वाटप होतंय. मात्र काही ठिकाणी अशा तक्रारी आल्यात, ज्या तक्रारी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या आहेत की ज्या वस्त्यांमधनं मतदान होण्याची शक्यता भाजपला कमी वाटते, तिथल्या काही लोकांना आधीच ते बोटाला शाई लावत आहेत. म्हणजे ही शाई बाहेर आली कशी, तोही एक निवडणूक आयोगाकडे आम्ही प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. आधीच बोटाला शाई लावली म्हणजे ती व्यक्ती ही मतदान करूच शकणार नाही, एवढ्यापर्यंत यांची मजल गेलेली आहे. तर मी आपल्या माध्यमातून उद्या जिथे जिथे निवडणुका होणार सर्व निवडणूक यंत्रणेला आणि आमच्या तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देत आहे की असा कुठे जर का गैरप्रकार आढळला तर त्या पोलिसांच्या ताब्यात द्या. टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.